अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मेट होगा हमारा। ये फॉर्मेट अब आपके लिए नया नहीं है, ठीक है जी। और इससे आगे फिर हम वर्किंग्स अपनी बनाते जाएंगे। और सवाल पढ़ लेते हैं ज़रा, क्वेश्चन क्या है। प्रॉपर्टी इनकम का बड़ा तगड़ा सवाल है भाई, के अपने पास पेपर्स में अटैम्प्ट किया हुआ है। तो अगर किसी ने सॉल्व किया तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि हमने इस सवाल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेट भी करती हैं। तो इसको पढ़ते हैं। फरहीन इज अ रेजिडेंट फाइलर एंड हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू टैक्स ईयर 2022। शी ओन्स अ बंगलो सिचुएटेड इन मुल्तान which was given on rent to Abbas under rental agreement for 5 years which expired on 31 मार्च 2022। तो मैं ज़रा रफ वर्क में पहले एक वो भी बना लेता हूँ कि हमारा जो टैक्स ईयर है वो टाइम पीरियड कौन से वाला है। नॉर्मल टैक्स ईयर हमने लेना है, तो 1 जुलाई 2021 से हम स्टार्ट करेंगे और कब ख़त्म करेंगे, 30 जून 2022। ये हमारा टाइम पीरियड है, दिस इज़ आवर टैक्स ईयर। तो हम इससे कंसर्न हैं और इस दौरान में जो भी हमारा अब टैक्स का कैलकुलेशन बनता है वो हमने बनाना है, ठीक है। इस तरह के बोर्ड पे करूँ, समझ आ रही है सर? इससे होगा ये कि जो हम यहाँ सॉल्व करेंगे वो फिर मैं शेयर भी कर सकूँगा ना आपसे, तो आपको वो एक झंझट नहीं होगा इधर से देखते लिख भी रहे हैं साथ साथ। अच्छा जी, तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है ये किससे मुतालिक है, एक बंगला से मुतालिक है, ठीक है जी। और जो कि कहाँ पे है, मुल्तान में है। और रेंट पे दिया इसने किसको, अब्बास को, अंडर द रेंटल एग्रीमेंट फॉर 5 years विच एक्सपायर्ड ऑन 31 मार्च 2022। एक्सपायरी डेट मेरे टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, यस। और 5 years का रेंट एग्रीमेंट था और एक्सपायरी 31 मार्च को है। इसका मतलब है कि पुरानी बात है, काफ़ी अरसे से ये रेंट पे चले आ रहे हैं। लेकिन मेरे टैक्स ईयर में कितने मंथ्स फॉल करते हैं वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो जुलाई से लेके 1 जुलाई से लेके मार्च तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अप्रैल मई जून 3 मंथ्स जो हैं वो ये घर किसके पास नहीं था, अब्बास के पास नहीं था। सो ही वॉज हैविंग इट फॉर 9 months। ये एग्रीमेंट 9 months के लिए इस साल में फॉल कर रहे हैं। डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स रिसीव्ड एज पर रेंट एग्रीमेंट आर गिवन बिलो। रेंट एग्रीमेंट में क्या बताया हुआ है, रेंट, सिक्योरिटी गार्ड सैलरीज और नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो जैसे ही प्रॉपर्टी इनकम का सवाल है ना, आपने करना क्या है, एक वर्किंग बना लेनी है प्रॉपर्टी की, ठीक है। सो विल कॉल इट वर्किंग 1 और प्रॉपर्टी इनकम। इसमें अब सवाल में सूरत हाल ऐसे है कि इसमें एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का मालिक है, तो हर प्रॉपर्टी के लिए एक सेपरेट वर्किंग चाहिए होगी, ठीक है जी। तो एक तो ये कन्फ्यूजन आप क्लैरिफाई करेंगे अपने दिमाग में सबसे पहले कि अगर एक प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा लोगों के पास रही है ड्यूरिंग द ईयर, तो मैंने प्रॉपर्टी का हिसाब बनाना है, टेनेंट्स का हिसाब नहीं बनाना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करें किसकी, ये जो बंगला है कहाँ पे, मुल्तान वाला, ठीक है। सो इसकी हम बात करें। लेकिन ये एक टेनेंट के पास रहा जिसका नाम क्या था, अब्बास साहब थे, ठीक है। और इस जो रेंट है उसकी कैलकुलेशन मैंने कैसे बनानी है, वो मैंने 3 फिगर्स फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैं कैलकुलेट क्या करता हूँ, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, ये मैं कैलकुलेट करता हूँ। इसमें 3 फिगर्स होती हैं, एक रेंट की, दूसरा फोरफिटेड डिपॉजिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, और तीसरा अनएडजस्टेबल एडवांस। ये 3 फिगर्स मैंने तलाश करनी है और उसके बाद अगर कोई एक्सपेंसेस होंगे तो फिर वो मैं इसमें से माइनस कर लूँगा, ठीक है। सो अब देखें ज़रा इस इंफॉर्मेशन के अंदर ये 3 चीज़ें मुझे मिल रही हैं या नहीं मिल रही। सो इसने बताया हुआ आपको, एक तो रेंट पर मंथ बताया हुआ है 1,75,000 पर मंथ है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड सैलरीज, ये क्या चीज़ है, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह भी आपको किराएदार दे रहा है। तो इसके लिए आप एक दफ़ा ज़रा रिवाइज़ करेंगे अपना प्रॉपर्टी इनकम का जो टॉपिक है, और उसमें हमने इस स्लाइड के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी, ठीक है जी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कि कौन सी वाली इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अमाउंट ऑफ अमेनिटीज़, यूटिलिटीज़, अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद रेंटिंग।
तो अगर आपको कोई भी आपके रेंट के अलावा इन सर्विसेज के पैसे मिलते हैं तो उसका हेड ऑफ इनकम कौन सा होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इससे क्या समझ आई बात? इससे समझ ये आया कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरीज आप ले रहे थे अपने किराएदार से और फिर आपने आगे ज़ाहिर सिक्योरिटी गार्ड आपने रखा हुआ होगा। सो एग्रीमेंट समझ रहे हैं क्या है कि किराएदार ने मुझे कहा कि भाई आप सिक्योरिटी गार्ड भी अरेंज करके दो, तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड अरेंज किया और किराएदार से अब कुछ पैसे ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो पैसे हैं ये कौन से हेड ऑफ इनकम में जाएंगे? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे। उसके बाद नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसका ट्रीटमेंट हमें बिल्कुल पता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। सो 1/10 करके हम लेकर जाते हैं, लेकिन चूंकि रेंट एग्रीमेंट क्या हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है इस साल में एक्सपायर हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि जिस साल में ये रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाता है तो क्या मैं ये अनएडजस्टेबल एडवांस का 1/10 करता हूँ? देखिए, नथिंग विल बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम इन द टैक्स ईयर इन विच सच एडवांस इज रिफंडेड। अभी सवाल ने क्लियरली तो मुझे बताया हुआ नहीं कि मैंने रिफंड किया या नहीं किया। इसको आगे पढ़ते हैं, शायद आगे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आ जाए। सो अगली लाइन में पढ़ रहा हूँ, ऑन एक्सपायरी ऑफ द रेंटल एग्रीमेंट फरहीन रिफंडेड द सिक्योरिटी डिपॉजिट टू अब्बास and rented out the bungalow to new tenant Zafar on same terms and conditions. Farheen pays 40,000 per month to the security services company which provides security guard at the bungalow. ठीक है, सारा केस क्लियर हो गया। तो अब ज़रा इसको यहाँ पे जो कैलकुलेशन है हमारी वो बनाते हैं, अपनी जो फर्स्ट वर्किंग थी हमारी। सो उसमें क्या होगा जी, सबसे पहले तो आपको रेंट वर्कआउट करना है और रेंट की कैलकुलेशन कैसे बनेगी? ये अब्बास के पास था, फिर उसके बाद किसके पास गई ये प्रॉपर्टी? दूसरा टेनेंट कौन है? जफ़र, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको सबसे पहले रेंट चार्जेबल टू टैक्स ही कैलकुलेट करना है और इसमें 3 फिगर्स तलाश करेंगे, रेंट, फोरफिटेड डिपॉजिट अगर कोई है और अनएडजस्टेबल एडवांस। ये 3 चीज़ों से रेंट चार्जेबल टू टैक्स सबसे पहले बनाएंगे जी। बिल्कुल बता देंगे, अभी बता देता हूँ। तो पहले रेंट की फिगर फाइनल कर लेते हैं। 1,75,000 रुपये का पर मंथ रेंट है और ये 9 मंथ्स के लिए इसके पास था, और 1,75,000 रुपये का रेंट है और ये बाकी के 3 मंथ्स के लिए जफ़र के पास था। ऐसे ही है, ठीक है जी, क्लियर है सबको? उसके बाद इसको ज़रा कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर्स आपके पास होने चाहिए। 1,75,000, बल्कि ये आपके ज़िम्मे रहने देता हूँ ना काम, मैं क्यों करूँ, आप किस लिए आए हैं? कितनों के पास है कैलकुलेटर, ज़रा थोड़ा सा पता तो चले। 3,75,000 कैलकुलेटर है 15,75,000 हाँ, 15,75,000 ठीक हो गया। और ये नीचे जो फिगर है 1,75,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5,25,000, ठीक है। फोरफिटेड डिपॉजिट की कहानी ये है कि फ़र्ज़ करें कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने का इरादा किया, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? जब मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करने का इरादा करता हूँ और उसके लिए कुछ टोकन मनी ले लेता हूँ। एडवांस टोकन मनी होता है कि आप ट्रांजैक्शन लॉक जब कर लेते हैं, ठीक है, कि मेरा आपसे एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, 10 लाख में प्रॉपर्टी सेल होगी, तो हम कहते हैं ठीक है डन करो। तो डन करने के लिए आप मुझे कुछ टोकन मनी पे करेंगे, बयाना पे करेंगे, बयाना कह लें, टोकन मनी कह लें। तो वो पैसा अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो, यानी कि आप मुकर्रर वक्त पे पैसे ना लेकर आएँ, तो क्या होता है कि वो फिर पैसे मेरे हो जाते हैं, बयाना, ठीक है। और अगर मुकर्रर वक्त पे मैं मुकर जाऊँ कि नहीं मैं प्रॉपर्टी नहीं बेचता, तो फिर मैंने उसका डबल आपको वापस करना होता है, ठीक है। ये बयाने का कॉन्सेप्ट होता है मार्केट के अंदर। नाउ अब पॉइंट यहाँ पे ये कि फोरफिटेड डिपॉजिट कौन से वाला है कि जिस वक्त हम चूंकि ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो हम उस टैक्सेशन की बात करेंगे कि जो मालिक ऑफ मकान या मालिक ऑफ ज़मीन से रेलिवेंट है। तो मालिक ऑफ ज़मीन के पास अगर उसने कोई फोरफिटेड डिपॉजिट है, यानी कि उसने अपना घर या ज़मीन बेचने का इरादा किया, लेकिन वो एग्रीमेंट कंप्लीट ना हुआ और जो बयाना था वो उसने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। फोरफिट का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना। तो फोरफिटेड डिपॉजिट जो है वो टैक्स लॉ ये कहता है कि उसको प्रॉपर्टी की इनकम में शामिल किया जाएगा। इसलिए रेंट की डेफिनेशन में लिख दिया है कि फोरफिटेड डिपॉजिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ये क्या है, रेंट की डेफिनेशन में शामिल है। तो अब इस सवाल में तो फोरफिटेड डिपॉजिट कहीं पे नज़र नहीं आया इस प्रॉपर्टी से मुतालिक। अनएडजस्टेबल एडवांस है, कितना है अनएडजस्टेबल एडवांस? देखो ज़रा कितना है,
ये सिक्योरिटी है 25 लाख रुपए की। तो ये 25 लाख रुपए के साथ क्या बना? 25 लाख रुपए आपने वापस किए हैं किसको? किसको वापस किए हैं? अब्बास साहब को तो वापस कर दिए। तो अगर अब्बास साहब को वापस कर दिए तो अभी हमने लॉ की वो प्रोविजन पढ़ ली है। लॉ की प्रोविजन क्या थी कि नथिंग विल बी इंक्लूडेड, ये जो मैं रेड से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, नथिंग विल बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम जिस साल में मैं उसको रिफंड कर दूंगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिससे आपने फोरफिटेड डिपॉजिट लिया है, सॉरी अनएडजस्टेबल एडवांस, किससे लिया है? जफर से लिए तो है, और वो कितना है? 25 लाख रुपए। सेम टर्म्स पे आपने रेंट पे दिया ना। इसमें से अब आपने माइनस करना है क्या? देखें ज़रा क्या पढ़ा था हमने। इसमें से आप माइनस करते हैं अमाउंट चार्ज टू टैक्स अर्लियर, ठीक है। ऊपर क्या लिखा हुआ था? अमाउंट ऑफ न्यू एडवांस। अमाउंट ऑफ न्यू एडवांस में से क्या माइनस करते हो? अमाउंट चार्ज टू टैक्स अर्लियर। तो क्या मैंने पहले कोई अमाउंट इनकम में शामिल की है अनएडजस्टेबल एडवांस की वजह से? 5 साल से प्रॉपर्टी रेंट पे थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 5वें साल में तो वो वापस हो गया एडवांस। 4 साल तो मैं अपनी इनकम में लेकर गया हूँ। कितने पैसे लेकर गया हूँ? 25 लाख डिवाइड बाई 10 और 4 मरतबा 4 साल। क्लियर है जी सबको? एवरीवन गेटिंग दिस? ओके। तो ये कितना बना? सो ये यहाँ पे लिख देते हैं 1 मिलियन। सो 1 मिलियन हमने क्या कर देना है इसमें से? माइनस कर देंगे। और बाकी कितना बचेगा? 15 लाख। और इसको अब क्या करेंगे? 1/10 करके, सॉरी 1/10 करके। सो ये कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। ये हो गया जी 1.5 लाख। ठीक है जी, स्टोरी क्लियर है सबको? ये 25 लाख के साथ क्या सलूक किया आपने? क्योंकि ये वापस कर दिए थे किसको? पहले वाले टेनेंट को, जिसका नाम था अब्बास। तो इसलिए हमने इसके बारे में तो कुछ भी नहीं करना, क्योंकि टैक्स लॉ ने कहा है कि जब रिटर्न करोगे तो कुछ चीज़ इनकम में शामिल ना करो। लेकिन जिससे रिसीव करोगे नए साल में, वो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि इफ़ टेनेंसी इज़ टर्मिनेटेड बिफोर 10 years एंड प्रीवियस एडवांस रिटर्न, न्यू एडवांस रिसीव, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा, जो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरीज हैं 50,000 पर मंथ जो आपको मिल रही हैं, किससे? किराएदार से। तो उसको क्या करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे एक और वर्किंग बना लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाके। विल कॉल इट वर्किंग 2 एंड दिस इज फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ क्लास का टाइम बचाने के लिए, आपने पूरा लिखना है इसे। सो सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी है, तो कितनी सैलरी मुझे मिल रही थी? 50 है कि 40 है? हाँ 50,000 है ना। 50,000 इंटू 12 जो मुझे मिल रहा है, इनकम की बात हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा? 60,000 नहीं, हाँ 6 लाख हो जाएगा भाई। 6 लाख सबको समझ आया? ठीक है। किस वजह से मैंने ऐसा किया है? क्योंकि ये हमने यहाँ पे प्रोविजन पढ़ी थी, कोई भी अमाउंट जो कि अमेनिटीज़, यूटिलिटीज़, अदर सर्विसेज की है, तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेकर जाओ। और मुझे सवाल में ये समझ आ रहा है कि हमने रेंट के अलावा कुछ पैसे लिए हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड के हैं, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अब कुछ पैसा आपने सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पे लाने के लिए भी तो किया है। किसी सिक्योरिटी कंपनी को 40,000 पर मंथ आप पे करते थे, ठीक है। तो ये इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। सो अगर ये एक्सपेंस है तो ये किस हेड ऑफ इनकम से रिलेट करता है? जिससे इनकम रिलेट करेगी। एक्सपेंस उसी हेड ऑफ इनकम से रिलेट करता है हमेशा जिससे इनकम रिलेट करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि मैंने जो सिक्योरिटी कंपनी को पैसे दिए हैं वो एक एक्सपेंस है जो कि किससे रिलेट करता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। तो क्या मैंने उसको माइनस करना है या नहीं, ये अब एक क्वेश्चन है। तो चूंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अभी हमने हेड ऑफ इनकम पढ़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए आपके नॉलेज से एक ये बियॉन्ड चीज़ है, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बता देता हूँ कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखा हुआ ये है कि अगर आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से पैसा कमाने के लिए कोई खर्चा किया है तो उसको यहाँ पे आप माइनस कर सकते हैं। तो अब अगर आपके नॉलेज में ये बात आ गई कि हाँ मैं एक्सपेंस बना सकता हूँ, तो फिर ये समझ आता है कि मैं यहाँ पे 40,000 इंटू 12 करके एक एक्सपेंस लिख सकता हूँ। कितना हो जाएगा? 4,80,000 का एक एक्सपेंस मैं यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में माइनस कर सकता हूँ।
क्लियर जी? आगे चले जी। सेकंड इंफॉर्मेशन किससे मुतालिक है, जो पॉइंट नंबर सेकंड है। शी ओन्स अ रेजिडेंशियल प्लॉट इन कराची ऑन 1 मार्च 2022। मार्च में बहुत कुछ हो रहा है। शी डिसाइडेड टू सेल द प्लॉट टू महरीन फॉर ₹22 लाख एंड रिसीव्ड अ डिपॉजिट ऑफ ₹2,20,000 on 1 June 2020 and she forfeited the deposit on refusal of Marine to purchase the plot। ये तो कोई सुनी सी बात है। ये क्या है? ये forfeited डिपॉजिट लग रहा है? क्यों भाई forfeited डिपॉजिट लग रहा है ना स्टोरी से? क्या आपने प्लॉट सेल करने का इरादा किया महरीन को और उसके साथ आपके मामलात मुकम्मल नहीं हो सके, ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सका, तो 2,20,000 उसने जब्त किया है कि 22 लाख किया है? हाँ, 2,20,000 जो एडवांस दिया था वो उसने जब्त कर लिया। लेकिन ये है एक डिफरेंट प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्लॉट की बात हो रही है यहाँ पे, ऊपर एक बंगला की बात हो रही है। तो मैं इसकी इनकम को लिखूंगा तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ही, लेकिन उसकी कैलकुलेशन ज़रा अलहदा रखूंगा इससे। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे बंगला इन मुल्तान लिखा, इस तरह एक अलहदा से हेडिंग बनानी पड़ेगी, रेजिडेंशियल प्लॉट इन कराची। ठीक है, सो ये एक अलहदा हेडिंग लगानी पड़ेगी। और इस इनकम के अंदर मुझे अगेन वही 3 चीज़ें तलाश करना होती हैं। कौन सी 3 चीज़ें तलाश करना होती हैं? रेंट अगर कोई है, फोरफिटेड डिपॉजिट और अनएडजस्टेबल एडवांस लैंड के केस में नहीं होता। ठीक है जी, याद है ये चीज़ सबको कि नहीं याद? शर्तिया गलती याद है कि नहीं? ये वाला था ना। तो ये मैंने सिर्फ बताया था आपको कि नॉन एडजस्टेबल एडवांस सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के केस में अगर होगा तो 1/10 करके करेंगे, अगर लैंड के केस में होगा तो उसको कुछ भी नहीं करना है आपको। ओके जी, सो क्या सूरत हाल बनी? यहाँ पे मेरे पास जो सवाल में जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किससे मुतालिक है? फोरफिटेड डिपॉजिट, और वो कितना बताया हुआ है? 2,20,000। इसको कुछ करते हैं 1/10, ये वो सारा कुछ भी नहीं करते, बस ये एज इट इज आ जाता है। अच्छा जी, दूसरी इंफॉर्मेशन भी हमने डिस्ट्रॉय कर दी। तीसरी इंफॉर्मेशन देखें, थर्ड पॉइंट, ऑन 1 दिसंबर 2019। मेरे टैक्सी में फॉल कर रही डेट? नहीं, पुरानी बात है। शी एक्वायर्ड अ फर्निश्ड ऑफिस ऑन मंथली रेंट ऑफ 5,000 फॉर हर ओन यूज एंड हैड पेड नॉन रिफंडेबल अमाउंट ऑफ ₹20 लाख टू प्रीवियस टेनेंट फॉर वेकेटिंग द ऑफिस। ये कौन से वाला ट्रांजैक्शन है? ये जो मैंने आपको बताया था कि जो पगड़ी होती है दुकान की, यानी कि मैं ऑनर हूँ, आपने मेरे से एक जगह किराए पर ली, ठीक है। अब एक और बंदा है जो चाहता है कि आप छोड़ जाओ ये जगह और वो इस जगह को किराए पर ले ले, ठीक है। तो वो जो थर्ड पर्सन आपको पैसे देगा उस जगह को खाली करने के, तो उसको क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग पोजेशन ऑफ बिल्डिंग। समझ आ रही है जी बात की? ठीक है। सो वीडियो ये रिकॉर्डेड है तो फिर वीडियो में आप देख लेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन अभी हमने डिस्कस की, इसमें ये कुछ पैसे इसने दिए हैं कि लिए हैं? पहले तो ये पढ़ के बताओ। हाँ, ठीक है। एंड हैड पेड ए नॉन रिफंडेबल अमाउंट ऑफ, नॉन रिफंडेबल का मतलब ये है कि इसको वापस नहीं मिलेंगे, ये इसने पैसे पे कर दिए। ड्यूरिंग द ईयर शी रिसीव्ड एन ऑफर फॉर 24 लाख फ्रॉम शहरोज टू वेकेट दिस ऑफिस विच शी एक्सेप्टेड एंड रिसीव द अमाउंट ऑन 1 मार्च 2022। 1 मार्च 2022 मेरे टैक्स ईयर में है, यस, ठीक है जी। और अब इसने कितने पैसे ले लिए? 24 लाख रुपए फॉर वेकेटिंग पोजेशन ऑफ द ऑफिस। कहानी समझ आ रही है? कहानी समझ आएगी तो आगे लॉ की प्रोविजन ऐसे आप अप्लाई कर लें। सो स्टोरी ये है कि 24 लाख रुपए इसने शहरोज से लिए हैं, शहरोज से इसने 24 लाख रुपए लिए हैं और उसको क्या किया उसने? पोजेशन जो है वो वेकेट कर दी। तो अब ये जो पैसे हैं ये कौन से हेड ऑफ इनकम में जाएंगे? पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने डिसाइड किया हुआ है। सो ये क्या था जी? अमाउंट रिसीव्ड एज कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग पोजेशन ऑफ बिल्डिंग। सो इसका भी हेड ऑफ इनकम कौन सा है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये मालिक की इनकम होती थी या किराएदार की? टेनेंट की होती, ठीक है जी। ये क्लैरिटी है सबको? तो यहाँ पे भी ये टेनेंट ही है ना। एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर इसका जो स्टेटस है वो एक टेनेंट का है, किराएदार का है।
तो इसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएंगे कितने, 24 लाख रुपए। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पे कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग पोजेशन ऑफ बिल्डिंग कह लें या शॉप कह लें, जो व्हाटएवर, कितने पैसे हैं, 24 लाख रुपए। अब चूंकि आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक एडिशनल बात बताता हूँ सवाल को एक कंप्लीट करने के लिए। वो ये कि टैक्स लॉ ये कहता है कि जब आप ये वाली कंसिडरेशन रिसीव करेंगे तो इसमें से माइनस कर दें अगर आपने कोई कंसिडरेशन पे की है, ठीक है। सो वो कितनी है, 20 लाख, 20 लाख रुपए। देखो सवाल में 22 कैसे लग रहा है, कितनी है, 20 लाख, ठीक है जी। सो 20 लाख इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, और जो जवाब आए, कितना जवाब आएगा, 4 लाख, इसको 1/10 कर दो, तो ये कितना हो गया, 40,000। तो ये अगर आपको नहीं पता कोई परेशानी की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ा हुआ नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं सभी चाहता था क्वेश्चन पूरा आप सॉल्व करें, आपको एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल का आइडिया हो कि ऐसे सिंपली वो नहीं बताएगा कि अच्छा जी एक किराएदार आ गया था 5,000 रुपये किराया लेके, बताओ प्रॉपर्टी इनकम कितनी बनी, और ऐसे सवाल नहीं पूछता है, क्या ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है। ओके जी, सो ये हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके डिटेल में भी देखना है, यहाँ पे हमने इसको वक्त गुजारी के लिए समझ लिया है। पॉइंट नंबर 4 देखें जी। ऑन 1 अक्टूबर 2019 शी इनहेरिटेड अ फैक्ट्री with plant and machinery from her father and let it out on 1 दिसंबर 2021। 1 दिसंबर से किराए पे दे रहे हैं, ठीक है, एट अ मंथली रेंट ऑफ 5 लाख रुपए मंथली रेंट। तो कितने महीने बन रहे हैं हमारे टैक्स ईयर में, 7 मंथ्स एवरीवन, ठीक है, 7 मंथ्स का टाइम बनता है, ये हमारे टैक्स ईयर में फॉल करता है। और क्या रेंट पे दिया है इसने, हाँ, एक इनहेरिटेड अ फैक्ट्री विद प्लांट एंड मशीनरी। तो इसका मतलब इट इज अ बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी। क्या करते हैं हम इसके साथ, हाँ, सो रेंटल इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। लीज का मीनिंग किराए पे देने को कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, ठीक हो गया। सो हम इसको क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ही वर्किंग में लीज ऑफ बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी, कितनी वैल्यू बनाओगे, 5 लाख इंटू 7, ठीक है, कितना बनेगा, 35 लाख। डन हो गया जी। उसके बाद क्या है सवाल में, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस ऑफ ₹40,000 वर पेड फॉर प्रेपरेशन ऑफ रेंटल एग्रीमेंट्स। तो ये कौन से चार्जेस हैं, लीगल चार्जेस। तो अब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड हैं। चलो जी, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा था, बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस। ये मैंने इसके बारे में क्या बताया था आपको कि जहां भी बिल्डिंग रेंट पे दी हुई हो, या आपने आंखें बंद करके रेंट चार्जेबल टू टैक्स जो भी वर्कआउट किया है उसका 1/5 करके एक्सपेंस बना देना। अब अगर सवाल में कोई भी एक्सपेंस ना दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे, एक एक्सपेंस लाजमी लिखेंगे, कौन से वाला, बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस। लेकिन कौन से रेंट चार्जेबल टू टैक्स का 1/5 लेना है, हर बिल्डिंग का अलग। यानी कि जैसे हमने ये फर्स्ट बिल्डिंग थी हमारी बंगलो एंड मुल्तान, सेकंड वाज रेजिडेंशियल प्लॉट इन कराची। तो अब मैं सबसे बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस प्लॉट ऑफ लैंड का बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस नहीं होगा ना, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज दो है ना, एक और दो, तो हम हर प्रॉपर्टी को अलग, अगर यहाँ पे बिल्डिंग एक से ज्यादा होती तो मैं हर बिल्डिंग का पहले रेंट चार्जेबल टू टैक्स बनाऊंगा, और उसी का जो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स है उसका 1/5 बनाएंगे। तो अब इसका रेंट चार्जेबल टू टैक्स जरा कैलकुलेट करें, कितना बनता है, 15,75,000 जमा 5,25,000 और 1.5 लाख, इन 3 फिगर्स को जमा कर लें। 22,50,000, हाँ, 22,50,000 ये रेंट चार्जेबल टू टैक्स बन गया।
ठीक है जी, इस बिल्डिंग का। इसमें से आप माइनस कर सकते हैं रिपेयर अलाउंस, वो कितना होगा 1/5। वो 22,50,000 का 1/5 कर लें, कितना बनता है 4.5 लाख, ये माइनस हो जाएगा। और जो आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है इसमें देखें ज़रा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो 2,20,000 ही होगा, इसमें तो कोई एक्सपेंस नहीं बनता। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन के अंदर एक एक्सपेंस बताया हुआ है, कौन सा लीगल चार्जेस, तो वो एक्सपेंस भी तो माइनस करना है मुझे, ठीक है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ रेंटल एग्रीमेंट्स। तो हम अपनी एक्सपेंसेस की लिस्ट देखते हैं कि इसमें मेरे पास क्या ऐसे एक्सपेंस को माइनस करने की इजाज़त है। सो इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट रेट टैक्स, ग्राउंड रेंट, मार्कअप, HBFC, मार्कअप ऑन मॉर्गेजेस, लीगल चार्जेस आ रहा है, क्या लिखा आगे, टू डिफेंड टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी और डिफेंड एनी सूट कनेक्टेड विद प्रॉपर्टी इन अ कोर्ट। यानी लीगल चार्जेस उस वक्त एक्सपेंस बनेगा अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी के टाइटल को, टाइटल समझते हैं, ऑनरशिप को, वो कोर्ट में डिफेंड कर रहा हूँ और उसका कोई लीगल चार्ज, तो ये तो वो वाला लीगल चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैं एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकता। तो ये वाला एक्सपेंस जो लीगल चार्जेस का दिया हुआ है ये हम यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइटल को डिफेंड करने के लीगल चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी इनकम को टोटल कर सकते हैं हम, और यहाँ पे आगे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को टोटल कर सकते हैं। चलो पहले इसको कर लो, 20 लाख 20,000, और ये वर्किंग 1 से है तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, प्रॉपर्टी इनकम वर्किंग 1 20,20,000, और वर्किंग 2 इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसको भी टोटल कर लेते हैं, कितना बनता है 36,60,000। हाँ चलिए, सो ये वर्किंग 2 से है तो इसको वर्किंग 2 हम यहाँ पे रेफर कर देते हैं, 36,60,000। आगे कोई मसला रह गया, टोटल इनकम भी यही होगा, टैक्सेबल इनकम भी यही बन जाएगा, कर लें इसको टोटल। कितना 56,80,000, चले 56,80,000 हो गए। अब मसला क्या रह गया जी, अब मसला रह गया कि हमने इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करना है। रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा, सैलरीड या नॉन सैलरीड? सो टैक्सेबल इनकम कैसे, हम टैक्सेबल इनकम का 75% करें और वो सैलरी इनकम में उससे ज़्यादा हो तो हम सैलरीड पर्सन कहते हैं, सैलरी इनकम तो है ही नहीं, तो ये कौन सा पर्सन होगा, नॉन सैलरीड। और 56,80,000 के लिए स्लैब देखें कौन सा बन रहा है, 7 स्लैब, ठीक है। 6,20,000 प्लस 30% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 4 मिलियन, सो 6,20,000 और 30% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 4 मिलियन से कितना ज़्यादा है, 16,80,000। इसका 30% बना दें, 5,04,000। तो टैक्स इम्पोज कितना बना, 11,24,000। अब किसी को समझ नहीं आई यहाँ तक कोई चीज़, एनीथिंग, नो मैटर हाउ माइनर इट इज़, कोई चीज़ समझ नहीं आई पूछो, एवरीवन इज क्लियर, ओके। अच्छा अब देखें एक दो चीज़ें, अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, इस रिकॉर्डिंग को मैं बंद करता हूँ क्योंकि एक दो क्वेश्चंस और मैंने क्लैरिफाई करने।